ना कि भाभी आओगी वो भाभी आओगी इमें बूढ़ा बूढ़ा आदमी नाचे। अरे था कि भाभी को ना था कि बेटा की बुआ होगी। हाँ रे बूढ़ा बूढ़ा सरंगी को ना गाना बनाना चाहिए। मैं बिन भी भाई साहब ने कह बजाऊं भाई साहब तू वो गाना बना दियो अच्छी बात, लेकिन हमारी सलाह एक दूसरा गाना बना। बोला कौन सो? मुझको भाभी बनाओगी, बेटा की बुआ होगी वो आओगी आओगी वो छाछ बना के लाओगी लाओगी वो छाछ लाओगी। बोला छाछ ना लाओगे चाय लाओगी वो चाय लाओगी। और चाहिए यार जना यार बागे भी काल जाके मानिया शांति आ रहे यार है ना। और चाहिए यार। अब आज पढ़ेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। कौन सा दुर्ग है आज? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब सबसे पहले है कहाँ? तो वही चित्तौड़गढ़ में ही है। इसमें तो ये क्या बताना, पूछेगा भी नहीं, इतना बोला भी नहीं है अगला पूछने वाला कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में ही। और उसके पश्चात देखिए ये जो दुर्ग है कौन सी नदियों के संगम पर है, तो दो नदियां हैं यहाँ पर, एक का नाम बेड़च और एक गंभीरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बेड़च व गंभीरी दो नदियां हैं। आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, चित्तौड़गढ़ का बैग होता है ना, बैग वो बहुत प्रसिद्ध होता है। चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है? बैग। बे से मतलब बेड़च और गए का मतलब, क्योंकि लड़का अक्सर इसमें चंबल कर देता है तो ध्यान रखना चंबल नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि बेड़च और गंभीरी दो नदियां हैं, उनके संगम पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। ध्यान रखना ये जो दुर्ग है मेसा के पठार पर है, मेसा के पठार पर है। अगर आपसे यहाँ पहाड़ी पूछे कि कौन सी पहाड़ी है तो चित्रकूट पहाड़ी है। चित्रकूट जो पहाड़ी है उस पर यह दुर्ग बना हुआ है। पठार पूछे मेसा के पठार पर है और पहाड़ी पूछे तो आप क्या कहोगे? चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। ये ऐसा दुर्ग है जो केवल एक श्रेणी में नहीं आता और वो है दानवे श्रेणी, बाकी सभी श्रेणियों में ये आता है। ध्यान रखना कौन सी में नहीं आता? एकमात्र दानवे श्रेणी में नहीं, बाकी अपन ने जो भी कल श्रेणियां पढ़ी थी 9 प्रकार की उन सब में आता है। दानवे श्रेणी का मतलब वह दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी के टीले हो, तो उसमें नहीं आता, बाकी सभी में ये आता है। ठीक है जी। अब देखिए इस दुर्ग के निर्माण को लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। विवाद तो क्या है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं और ये एग्जाम में दोनों प्रकार की बातें आ भी चुकी हैं। तो एक है कुमार पाल प्रबंध। इस प्रबंधन के अनुसार, कुमार पाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया है वो करवाया था चित्रांगद। तो देखो निर्माण जो है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य। किसने? चित्रांगद मौर्य। और ध्यान रखना जो वीर विनोद है, वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? तो याद करो कल श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ। और साथ में मोहनोत नैणसी की जो नैणसी ख्यात है, नैणसी ख्यात किसने लिखी थी? मोहन नैणसी। इन दोनों में चित्तौड़गढ़ का जो निर्माता बताया गया है वो बताया गया है चित्रांग मौर्य। फर्क क्या है? देखा ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं और गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो याद कैसे रखोगे इन दोनों में से? क्योंकि 2 दिन में बाद में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखो कैसे याद रखोगे। यहां चित्रांगद, यहां क्या है? चित्रांग, मतलब क्या नहीं है यहाँ? द। तो यहां दे क्या 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 कर लिया आपने? प्रबंध कर लिया। क्या ध्यान रखोगे? दे का अपन ने यहाँ क्या कर लिया? प्रबंध। तो यहाँ कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने, जबकि वीर विनोद ग्रंथ जो श्यामलदास ने लिखा है और नैणसी ख्यात जो मोहन नैणसी ने लिखी है, इन दोनों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है तो ध्यान में रखना। तो आपने देखा कौन सी नदियों के संगम पर था ये? पठार कौन सा है?
फुलवाड़ी कौन सी है? एक कौन सी श्रेणी में नहीं आता? निर्माण, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, वीर विनोद और नैन्सी की ख्यात के अनुसार। इस दुर्ग को महादुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? महादुर्ग कहते हैं। और कहावत तो यह है कि ये दुर्ग महाभारत काल में भी था। महाभारत काल का दुर्ग है। एक कहावत के अनुसार ये जो दुर्ग है महाभारत काल में भी था। फिर देखिए, ये दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। कहीं खेजड़ी आ जाए दुर्ग घेरते रहो। तो राजस्थान के गौरव दो चीज कहलाते हैं, एक तो खेजड़ी और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये राजस्थान का गौरव है। सभी दुर्गों का सिरमौर है। सभी दुर्गों का सिरमौर कौन है? तो चित्तौड़गढ़। इसीलिए तो कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया है। कहावत है एक कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया। बहुत विशाल दुर्ग है ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें पहले खेती की जाती थी। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती थी। आप सोचो यार कितना बड़ा है। 84 तो पानी के तालाब थे। कितने? 84। आप देखिए 84 पानी के तालाब थे। आज आप चित्तौड़गढ़ में जाओगे, वहां जाकर देखोगे तो वहां जाकर पूछोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है। दुर्ग के अंदर जाके ये बात पूछोगे चित्तौड़गढ़ कहाँ है। इतना बड़ा दुर्ग है ये। इसके आधे पार्ट में तो मरगवन है जो वर्तमान में बंद है। आधे भाग में मरगवन है। आप जब अभ्यारण्य पढ़ते हो, राजस्थान में 7 मरगवन पढ़ते हो। और जो 1969 में मरगवन स्थापित किया गया था, राजस्थान का पहला मरगवन है चित्तौड़गढ़। वर्तमान में वहां कोई मृग नहीं है। मृग का जानते हो? हिरण बंद पड़ा है। तो आधे भाग में तो वो है। 84 पानी के तालाब है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग का मतलब रहने वाला। आज भी इसमें 5000 आबादी निवास करती है। कितनी? 5000। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो जैसलमेर है। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो आप क्या कहोगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहोगे। यहां कौन रहता है? यहां हरामी भी रहते, मतलब हरामियों का बाड़ा भी है। यहाँ क्या है? हरामियों का बाड़ा। तो हरामियों का बाड़ा कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ घी तेल की एक बावड़ी है। घी तेल की बावड़ी है, वो यहाँ पर बनी हुई है। इस दुर्ग पर अगर कोई सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति था तो वो था मामू। पहला आक्रमण किसने किया? तो ध्यान रखो, मामू। एक अफगानी शासक था मामू, उसने सबसे पहले आक्रमण किया। कभी इस दुर्ग का आकार पूछे कि किस आकार की एक पहाड़ी पर है, तो व्हेल मछली जानते हो? तो व्हेल मछली के समान आकार माना गया इस पहाड़ी का। अब देखो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा जिला है जिसका आकार व्हेल मछली के समान हो? कौन सा है? जालोर ऐसा जिला है जिसका आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। तो पहला आक्रमण आपने देखा किसने किया है? मामू ने। व्हेल मछली के आकार का है यहाँ। और देखिए यहाँ पर बनवीर ने एक महल बनाया था। बनवीर ने क्या बनाया? महल। और उसे कहते हैं कोटा का महल। क्या कहते हैं? कोटा का महल। या उसे कहते हैं नवलखा भंडार। क्या कहते हैं? नवलखा भंडार के नाम से भी ये जाना जाता है। कहने का मतलब वास्तव में है क्या? तो एक अंतः दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? अंतः दुर्ग। अंतः का मतलब एक अंदर दुर्ग बना हुआ है, वास्तव में कोई दुर्ग नहीं है, होने को महल है। तो उसे अंतः दुर्ग को क्या कहा गया है? नवलखा कहा गया है। तो इस दुर्ग को एक तो अपन क्या कह रहे हैं? महादुर्ग। किस काल में भी था? महाभारत के काल में।
राजस्थान का क्या कहलाता है? सभी दुर्गों का एक कहावत के अनुसार गढ़ तो गढ़ एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती थी। सबसे बड़ा है हरामियों का है, घी तेल की है। पहला आक्रमण किसने किया? आकार बनवीर ने एक महल बनाया जिसे क्या कहते हैं? नवलखा भंडार भी उसे कहते हैं। अब देखिए गोरा बादल का महल भी बना हुआ है। गोरा बादल का महल यहाँ बना हुआ है। यहाँ हाँ चाचा भतीजे थे, रतन सिंह के सेनापति थे, रतन सिंह के सेनापति थे। चाचा भतीजे तो रानी पद्मिनी के हैं। ठीक है। अरे मेवाड़ के इतिहास में अपन ने फुल डिटेल नहीं पढ़ी इसकी, शानदार डिटेल है इसकी। तो यहाँ रानी पद्मिनी का महल भी बना हुआ है। इन सभी का निर्माण जो करवाया था वो रतन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रतन सिंह ने। इस दुर्ग में रेदास की बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। रेदास की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? यहाँ रेदास जो है उसकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। यहाँ बाघ सिंह की छतरी भी बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी है वो यहाँ पर बनी हुई है। बाघ सिंह आप याद करो, मेवाड़ के इतिहास में अपन ने पढ़ा है, जब सेकंड साका हुआ था तो रानी कर्मावती ने अपने पुत्र उदय सिंह विक्रमादित्य को सुरक्षित स्थान बूंदी भेज दिया था और उसने यहाँ बाघ सिंह जो थे देवलिया प्रतापगढ़ के, उनको मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा था और ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो रेदास की छतरी देख ली आपने, बाघ सिंह की छतरी। इसके अलावा वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो यहाँ वीर कल्ला जी वही 4 हाथ व 2 सिर वाला लोक देवता, तो उसकी छतरी भी है, वो इसी दुर्ग में बनी हुई है। फिर इसके दरवाजे कितने हैं? तो दरवाजे हैं 7। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे इसमें। और देखिए इन 7 में आपको थोड़ा सा नाम भी याद रखना है। पांडन पोल जो कि सबसे बड़ा व मुख्य दरवाजा है। एक है इसमें देखो हनुमान पोल, राम पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, तारा पोल, जॉर्डन पोल और भारत रखें याद होला है। एकदम इजी है यार, है ही क्या इसमें? देखो पांडव से तो पांडव याद रख लीजिए, हनुमान जी याद रही से, हनुमान जी राम बिना चाले नहीं। और आपा गणेश जी बिना कौन चाला? शादी ब्याह है, कोई भी काम है जना सबसे पहलो काम ए भाई साहब ए रूस जा जना, फिर सभी रूस का। तो देखो पांडव से तो पांडव याद रखना। फिर हनुमान जी बांगा राम जी गणेश जी बिना पार पड़ी को नहीं, तो गणेश जी होगा। अब बेरुचि तो आजकल 8 बजे तड़ी तो बेरुचि काम चले तो बेरुचि हो गया। अब है यार इतने सारे आदमी आ रहे हैं, तो एक तो तारा भी चाहिए जोड़ बन भाई, इतने सारे इनको जोड़ने के लिए रोटी बना दे बड़ी एक, तो कौन है? तारा है। तो तारा इनको जोड़ती है आपस में, सबको कलेवा देती है, रोटी देती है, चावल देती है। तो ऐसे सीन क्रिएट करो कि पांडव यार वो हनुमान जी हो, वो राम जी भी हो, गणेश जी भी हो, बैरुन जी भी हो, और बा तारा बन जोड़ रही ही, तो तारा पोल और जोड़न पोल। इस प्रकार कितने दरवाजे हो गए? 7 दरवाजे जो है। तो यहाँ आपने देखा गोरा बादल का महल, रानी पद्मिनी का महल किसने बनाया? रेदास की है। यहाँ बाघ सिंह की, वीर कला जी की दरवाजे हैं। यहाँ आपने सबसे मुख्य दरवाजा देखा, एक है और अच्छा जी। अब देखो एक मुख्य विशेषता इस दुर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं अपन, और इस दुर्ग में बना हुआ है एक विजय स्तंभ।
क्या बना हुआ है इसमें? विजय स्तंभ जो है वो इस दुर्ग में बना हुआ है। अब है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया यहाँ? तो महाराणा कुंभा ने। बहुत शानदार प्रश्न है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने। अब प्रश्न बनता है इसका निर्माण क्यों करवाया? तो ध्यान रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। मतलब महाराणा कुंभा ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। आपको मैंने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाया है, एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, जो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। मालदेव कहां से गए यहाँ? महमूद खिलजी मालवा का शासक था, इन दोनों के मध्य हुआ था। तो महाराणा कुंभा इसमें विजय हुआ और उसने क्या बनाया? विजय स्तंभ। विजय हुआ तभी तो उसने क्या बनाया? विजय स्तंभ बनाया। अब देखिए, जो ये विजय स्तंभ है इसके अन्य नाम भी हैं या बोलो उपनाम हैं। जैसे इसे कहते हैं जय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जय स्तंभ। इसे ही कहा जाता है कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसे कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं इसे? अजायब घर। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वकोश भी कहते हैं। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। विक्ट्री टावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर देखिए, इसे लोक जीवन का रंग मंच भी कहते हैं। और देखिए, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम में स्थित टार्जन से की। टार्जन वो नहीं जो फिल्म देखी थी आपने, हाँ कहीं फिल्म सोच रहे हो, रोम में स्थित टार्जन से की है। किसने? फर्ग्यूसन ने। किससे तुलना की है? रोम में स्थित टार्जन से तुलना की है। और टोड साहब है ना, टोड जानते हो ना, कर्नल जेम्स टोड, वो इसे कुतुब मीनार से बेहतर कहता है। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार से बेहतर। कुतुब मीनार तो कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? ध्यान रखना, यहाँ राजस्थानी कुतुब मीनार इसे नहीं कहते, वो तो टोड साहब कहता है कि कुतुब मीनार से बेहतर है। जब मैं आपको बयाना दुर्ग पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा कि बयाना दुर्ग में जो है एक विष्णु ध्वज बना हुआ है। विष्णु ध्वज नहीं बोलेंगे उसको, विष्णुवर्धन ने 8 मंजिल एक महल बनाया था जिसे ऊषा लाट या भीमलाट कहते हैं। और उसी भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। पढ़ेंगे आगे दुर्ग में कल। तो इतने सारे इसके नाम है, माँ तो खराब हो इतना सारा नाम दिया। तो अपन देखा विजय स्तंभ कुंभा ने, किस विजय के बाद? मालवा विजय। इसको जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विष्णु विक्ट्री लोक जीवन का, फर्ग्यूसन ने रोम में स्थित टार्जन से तुलना की है। और टोड साहब कुतुब मीनार से भी बेहतर इसे कहता है। अभी तो देखो बहुत बात है में है, अरे सब कुछ है, पुलिस का ही क्या ले भाई। देखो, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। अरे लोगों ना, भगवान की दया से आप पहनोगे उसको, लगोगे तो ही पहनोगे ना। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका प्रतीक है। साथ में एक सीमेंट भी है, जेके सीमेंट। कौन सी सीमेंट है? जेके सीमेंट। इसका भी क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है, लोगो है इन तीनों का। ये पहली इमारत है, पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी की गई है। डाक टिकट कब जारी की गई? तो ध्यान रखना, 15 अगस्त 1949। कितने रुपए की? 1 रुपए की डाक टिकट इस पर जारी
की जा चुकी है। अगर राजस्थान में किसी इमारत पर डाक टिकट जारी हुई है तो वो विजय स्तंभ ही है। फिर देखिए विजय स्तंभ है, ये कितना मंजिल है, तो ये 9 मंजिल है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। कहीं आप जाओ और आपको कहीं तीसरी मंजिल पर ये दिखे ही नहीं तो आगे मत कहना कि कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा भाषा कौन सी है। कहीं अल्लाह ढूंढते रहो, अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये तीसरी मंजिल पर है। फिर है 9वीं जो मंजिल है उस पर एक बार क्या हुआ, 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई। कौन गिरी? इसलिए इसका 9वीं मंजिल का स्वरूप खराब हो गया। क्या खराब हो गया? इसलिए 9वीं मंजिल फिर से किसने बनाई? स्वरूप सिंह ने। किसने बनाई? स्वरूप सिंह ने फिर से बना दिया। भाई 9वीं मंजिल पर क्या गिरी? बिजली। बिजली गिरने से वो क्या हो गई? ध्वस्त हो गई, खराब हो गई, टूट गई, जो भी होना था उसको हो गई वो तो उसका नया स्वरूप किसने दिया? स्वरूप सिंह ने। फिर एक होता है कि 8वीं जो मंजिल है उस पर किसकी मूर्ति है? तो 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। क्या? कोई मूर्ति नहीं है। अभी एक ध्वनि आई कि विष्णु भगवान, तो ध्यान रखना मुख्य दरवाजे पर किसकी है? तो ध्यान रखना विष्णु भगवान की। इसी कारण अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, इसका एक नाम था विष्णु ध्वज। जब आप इस बिल्डिंग में घुसोगे तो मुख्य दरवाजे में आपको विष्णु भगवान की मूर्ति दिखेगी, दरवाजे की जस्ट ऊपर की ओर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट या 27 नहीं 37 मीटर में बोलना चाहो तो आप 37 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 37। सीढ़ियां 157 है। सीढ़ियां कितनी है इसमें? 157 जो हैं वो सीढ़ियां लगी हुई है। तो सीढ़ियां कितनी लगी हुई है? 157 सीढ़ियां इसमें लगी हुई है। ये बात है, सीढ़ियां 157 है, ऊंचाई 122 फीट है। मुख्य दरवाजे पर किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। ठीक है, तो यहां विजय स्तंभ की कितनी बातें, अभी तो इसका वास्तुकार नहीं देखा। भी वास्तुकार जेता बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुकार कौन है इसका? जेता वास्तुकार है इसका। उस जमाने में, कौन से जमाने में? कुंभा के जमाने में, मतलब 1840 में, सॉरी 1440 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। उस जमाने में 90 लाख रुपए लग गया। कतरा? आज तो आप कल्पना कर लो कितने लगेंगे। इसमें जो पत्थर लगा हुआ है ना, पत्थर वो पीला पत्थर है। आप जाओ तो विजय स्तंभ में पत्थर कैसा है? पीला है। और आप जाके चेक करना कि चूना कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है, चूना नहीं है। जैसलमेर दुर्ग में भी नहीं है, तो यहाँ दुर्ग में तो लगा हुआ है। दुर्ग में तो लगा हुआ है। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हम तो केवल विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं लगा हुआ है। बहुत अच्छी जगह है घूमने की, बहुत अच्छी अच्छी सेल्फी आती है। और इस विजय स्तंभ की एक खास बात और है, इसके अंदर और बाहर दोनों जगह मूर्तियां हैं। अंदर भी मूर्ति और बाहर भी मूर्ति। लेकिन क्या? औरंगजेब ने इनको खंडित करवाया था। औरंगजेब ने इन सभी मूर्तियों को क्या करवा रखा है? खंडित करवा रखा था। मतलब औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने 1669 में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अब उसी क्रम में इसने क्या किया? सभी मूर्तियों को खंडित करवा दिया। किसी का बेचारे का नाक तोड़ रखा है, किसी की आंख फोड़ रखी है, किसी का पेट फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, कोई को माथे फोड़ दियो। आप कभी जाओ तो नोट करके देखना, यहाँ केवल विजय स्तंभ की बात नहीं कर रहा, यहाँ और भी कई प्रकार के मंदिर है, उसमें सभी मूर्तियों को क्या करवा रखा है? खंडित। पता को नहीं यार, सीढ़ी साथ ही ले जाओगे, कभी जाओ तो नोट करके देखना, ऐसी ऐसी जगह पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। तो इसका मतलब
सीडी वगैरह साथ लेके आया था, तब भी इतनी मेहनत की है उस आदमी ने, क्योंकि पूरी नहीं तोड़ी उसने। अपने हिंदुओं में एक नियम होता है, अपने कोई फोटो खराब हो जाती है, कोई मूर्ति लाई हुई है टूट जाती है, तो अपन उसको फेंकते नहीं है, किसी बड़ के पास, या कोई खेजड़ा हो, खेजड़ी का हस्बैंड खेजड़ा, हाँ, तो उसके यहाँ रख करके आ जाते हैं। तो यहाँ ये अपने विजय स्तंभ की बात अपन ने की है। तो विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है। जेके सीमेंट पहली इमारत है जिस पर कब जारी की गई? कितने रुपए की? मंजिल कितनी है? तीसरी मंजिल पर। 9वीं मंजिल क्या हो गई थी? तो किसने बनवाई? 8वीं मंजिल पर। मुख्य दरवाजे पर किसकी है? ऊंचाई कितनी है विजय स्तंभ की? सीढ़ियां कितनी है? वास्तुकार कौन है? खर्चा कितना लगा? पत्थर कैसा है? चूना कौन सी कंपनी का है? अंदर और बाहर क्या है? किसने खंडित करवाया? अब देखो आगे, एक इस पर जैन कीर्ति स्तंभ, क्या है यहाँ? एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है यहाँ। ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना, इसकी तो 76 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 76 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण करवाया था जैन व्यापारी जीजा। गुरुजी कौन को जीजो? इनको नाम ही जीजो। जैसा आप मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हो कि मोकल जो है उसकी हत्या चाचा और मेरा ने की थी। अब किसका चाचा? कहने का मतलब उसका नाम ही क्या था? चाचा था। भाई कई बार जैसे किसी का नाम हो साजन, तो इसका मतलब वो किसका साजन थोड़ी है। जैसे राष्ट्रपति, इसका मतलब पूरे राष्ट्र का पति है वो तो नाम है। किसी का मानो नाम खुशबू है, जरूरी है खुशबू आई? वो तो केवल नाम है। तो जे मानो कोई को नाम से रूढ़ी, इसका मतलब वो तो कचरा पट्टी है। हाँ पता सी जो भी है, अब तुम समझ गए ना उदाहरण, बस इतना खूब है। तो जैन व्यापारी जो जीजा है उसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। फिर देखिए यहां ये प्रश्न वेरी मोस्ट है कि ये समर्पित किसको है? तो भगवान आदिनाथ को। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को है ये समर्पित है। ठीक है, आदिनाथ आप जानते हो कौन है? जैन समाज के धार्मिक गुरु हैं, पहले हैं, जिसको ऋषभदेव भी अपन कहते हैं, उसको समर्पित है। इसका वास्तुकार दो हैं। वास्तुकार, एक का नाम है अत्रि भट्ट, एक का नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट, तो ये दोनों क्या हैं? वास्तुकार है, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। तो यहां अपन देखिए, आप कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाओ तो देखना यहां पर विजय स्तंभ बना हुआ है। जस्ट इधर देखना, इधर देखोगे तो आपको दिखेगा वहां पर जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसका दरवाजा बंद है। हालांकि इस समय कोरोना के कारण विजय स्तंभ के अंदर भी नहीं जाने देते, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होती है इसलिए। वरना उस जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमेशा बंद रहता है, क्योंकि वहां पितर बनने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। पितर का मतलब क्या है कि वो सीढ़ियां थोड़ी खड़ी सीढ़ियां हैं, अगर उनमें चला जाए तो आमने सामने आदमी आ जाए तो गाड़ी टकरा जाए, रास्ता नहीं मिलता है। और अगर जरा सा पांव फिसला नीचे से सीधा, आपको पता है हुमायूं के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उस सीढ़ियों से बेचारा गिर गया था, सीधा ऊपर पहुंच गया था। बांगे तो माउस भी बना हुआ, मुसलमान रह गए ना, तो माउस वाला सिस्टम भी बना बांगे, तो वो भी आपने हिंदुआ गया हो माउस में। तो यहाँ ये आपने बात की जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं, साके की बात कर लेते हैं। जो साका है वो यहाँ चित्तौड़गढ़ में 3 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 साके जो हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। अब देखिए इसमें जो पहला साका हुआ था
1303 में। उस समय जो राजा था वो रतन सिंह था। जो जौहर करने वाली थी वो थी रानी पद्मिनी थी। और आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो था अलाउद्दीन खिलजी था। इसने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये दिल्ली का शासक था। इसकी शानदार बड़ी कहानी है जो मैं आपको अक्सर मेवाड़ का इतिहास पढ़ाते समय बताता हूँ। यहाँ केवल शॉर्टकट में बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वो तो खुद आधे घंटे की कहानी है। तो यहाँ पहला साका 1303 में हुआ था और राजा थे रतन सिंह। जोर किया था रानी पद्मिनी ने। लगभग 1600 महिलाओं के साथ जोर किया था। ठीक है। और अग्नि जोर था। देखो पढ़ाते समय 2 बार मेरा बताया हुआ है जब इस इतिहास स्टार्ट करता हूं तब। इसके अलावा रीति रिवाज वाले चैप्टर में 3 शब्द होते हैं। एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर और एक साका। ये क्या होता है? तो केसरिया क्या होता है कि कोई भी राजपूत योद्धा जो युद्ध में केसरिया रंग के आना बाना पहनकर, केसरिया रंग के कपड़े मतलब रुमाल सापा जो भी आप बोलते हो वो पहन करके युद्ध में जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति का मतलब है वो शहीद हो जाता है। पीछे से जो उनकी पत्नियां रह गई, पहले पत्नी नहीं होती थी, पत्नियां होती थी, तो मतलब एक साथ एक पत्नियां थी, तो वो क्या करती थी? या तो जल में कूद करके अपने प्राणों की आहुति देती थी या आग में कूद करके। कहने का मतलब वो महिलाएं अपने सतीत्व की क्या करती थी? रक्षा करती थी। मतलब क्या होता था कि अगर वो नहीं मरती तो शत्रु सेना का जब अधिकार हो जाता दुर्ग पर तो शत्रु क्या करते? उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देकर के मारते। तो यातनाएं देकर मारते, इससे अच्छा था कि थोड़ा शांतिपूर्ण ही मर जाएं। भाई आसानी से मर जाए, आसान मौत होती थी आग में कूदना या पानी में कूद के मर जाना, क्योंकि वो सेना के हवाले करते थे, उनके साथ दुष्कर्म होता और उसके बाद में उनकी ऐसे कपली कपली करते थे, टुकड़े टुकड़े। इसलिए वो क्या करते थे कि वो जौहर करते थे। और अगर दोनों काम हो जाए तो साका, अगर दोनों में एक नहीं हो तो जैसे अपन जैसलमेर पढ़ेंगे उसमें अपन 2.5 साके पढ़ेंगे। वहां केसरिया हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? जोहर नहीं हुआ था। ये बात है वहां। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। दोनों में एक काम नहीं हो तो क्या कहलाएगा? अर्ध साका। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो अलाउद्दीन खिलजी ने वो खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का। अगर गलती से पूछ ले खैराबाद तो नहीं, सिवाना दुर्ग का नाम। सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो बाड़मेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का जो नाम रखा था वो तो क्या रखा था? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। ये बात है। तो यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की ऊंचाई कितनी है? किसने बनाया? किसको समर्पित है? वास्तुकार कौन है? इस दुर्ग में साके कितने हुए? सर्वाधिक साके हैं यहाँ। पहला साका कब हुआ? राजा कौन था? जोहर किसने किया? आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन ने नाम क्या रखा चित्तौड़गढ़ का? तो सिवाना का नाम क्या रखा? सिवाना कहाँ है? और ये 3 शब्द आपको मैंने समझाई दिए। लगभग कितनी महिलाओं ने जोर किया था? 1600 महिलाओं ने। अब आ जाइए दूसरा साका जो कि 1534 में। इस समय जो शासक था वो तो विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य। लेकिन ध्यान रखना ये तो छोटा बच्चा था, तो नेतृत्व यहां जो किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने छतरी बताई थी इसकी, यहां पर बाघ सिंह ने किया था। ये शहीद हो गया था बाघ सिंह। जोहर रानी कर्मावती ने यहां, जोहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने यहां पर जोहर किया था। अब आपके मन में ख्याल आ गया होगा ऊर्जा राखी बेजी। हाँ ये अपन मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे।
ठीक है, फुल डिटेल पढ़ते हैं वहाँ कि राकी भेजी, राकी का उत्तर क्या आया, क्यों युद्ध हुआ, सारी बातें अलग से पढ़ते हैं। यहाँ तो दुर्ग की चर्चा कर रहे थे, एकदम शॉर्टकट करनी है कि 1534 में दूसरा साका हुआ। शासक जो है विक्रमादित्य था और नेतृत्व बाघ सिंह ने, जोहर किसने किया, रानी कर्मावती ने। अब आ जाओ तीसरा हुआ था फरवरी 1568 में। शासक उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह चला गया जंगल में, तो यहां भी नेतृत्व जो किया था वो दो व्यक्तियों ने किया था, जयमल और फत्ता ने। आक्रमण देखो यहाँ अगर आपको पूछे दूसरे जोर में आक्रमण किसने किया था, तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। जफर नहीं है, बहादुर शाह ही है, बहादुर शाह गुजरात का शासक था ये। वो जफर तो अलग चीज है, वो तो 1857 की क्रांति में, कब की बात कर रहे हैं वो, 1857 की क्रांति। और ये तो सन कौन सी है, हाँ। तो नेतृत्व किया है जयमल और फत्ता ने, किसमें, तीसरे में। और आक्रमण किया था अकबर ने। आक्रमण किसने किया था, अकबर ने आक्रमण किया था। फिर है कि जोहर किसने किया, तो फूल कंवर ने। जो फत्ता की तो लुगाई और जयमल की भाभी नहीं, बाण था, तो भाभी आओगी ऐ दिगा आजकल। हाँ बाप डीजे मलबार कोई बाज रहे हैं, लास्ट पे एक बाज रही बार। अच्छा भाभी नाराज हो जाओ, हैं मेरे को तो वो आदमी मिल जाए ना जिसने गीत बनाया है, भाभी आओगी, तो बिल में एक सलाह देना चाहूं, क्योंकि इम कहीं है जो गीत आओ ना कि भाभी आओगी, वो भाभी आओगी, इम बूढ़ा बूढ़ा आदमी नाचे। अरे था कि भाभी को ना था कि बेटा की बुआ होगी। हाँ रे बूढ़ा बूढ़ा सरंगी को ना गाना बनना चाहिए। मैं बिन भी भाई साहब ने क्या बजाऊं, भाई साहब तू वो गाना बना दियो, अच्छी बात, लेकिन हमारी सलाह एक दूसरा गाना बना। बोला कौन सो, मुझको भाभी बनाओगी, बेटा की बुआ होगी, वो आओगी वो छाछ बना के लाओगी वो छाछ लाओगी। बोला छाछ ना लाओगे, चाय लाओगी, वो चाय लाओगी। कौन चाहिए यार, जना यार बागे भी काल जाके मानिए शांति आ रहे यार, है ना, कौन चाहिए यार। मन तो वो आदमी मिला इतना बता जो दे ना, तो वो यार चाला तो खूब है, देख ले सारा बूढ़ा जवान हो जाए। तो ये आपका कौन सा दुर्ग पढ़ रहे थे, चित्तौड़गढ़। हाँ वो छोटो ही तो यार। चलो जी हाँ लास्ट में। तो 1534 में तो कौन सा साका हुआ है, दूसरा हुआ है। फिर यहाँ आपने देखा शासक कौन था, विक्रमादित्य। नेतृत्व तो किसने किया, जोहर किसने किया, आक्रमण किसने किया था। तो तीसरा कब हुआ था, शासक कौन था, नेतृत्व और आक्रमण अकबर। और फूल कंवर ने क्या किया, जोहर किया। समय क्या हो रहा है, और बिल्कुल जी आज तीखे बच्ची कहीं कारण हो, ये तो बेटा टाइम लगा आज स्पीड में, जो मैं जान को बड़े मन कहानी मेवाड़ के इतिहास में बनाता हूँ, फिर दो जगह लंबी हो जाती है कहानी, क्योंकि एक पूरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि छोरा ने सीन दिखाना पड़े भी हमारे, फिर यहाँ कई बार मूड भी बोल रहे हैं सीन दिखावा को यहाँ। देखो कुछ बातें और पढ़ लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो एक बात है कि यहाँ अकबर ने वेसों का सबसे बड़ा कत्लेआम करवाया। गुरुजी ओ कौन सो आम आगो में तो एक ही जाना, दशहरी आम अरियन का आम भी जाना। तो कत्लेआम क्या होता है कि यहाँ लाखों लोगों की हत्याएं करवाई जीतने के पश्चात। तब अकबर कहा जाता है कि अकबर पर अमिट कलंक भी है, वरना अकबर की नीतियां औरों के मुकाबले थोड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी यहाँ उसने कत्लेआम करवाया, तो यह अकबर पर एक
कलंक माना जाता है। अब देखिए एक बात, ये आपका राजस्थान है और यहां पर है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का शेष भाग है यहां पर, तो यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मालवा का प्रवेश द्वार जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, क्योंकि इधर मालवा की तरफ से आक्रमण करता है तो सबसे पहले कहां आक्रमण होता है? चित्तौड़गढ़ में। एक है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ये कहते हैं। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कौन हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया। एक है ये, इस दुर्ग में 27 देवरी है, 27 देवरियां हैं, जिसे कहते हैं 27 देवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 27 देवरी कहते हैं। इसका प्रश्न ये भी पूछ लिया है, इसका संबंध किस समाज से है? तो ध्यान रखना, जैन समाज से है। 27 देवरियां का संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? जैन समाज से हैं। तो 27 देवरियां हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन? 27 देवरे कहते हैं। ये बात है। एक है यहां बड़ी खिड़की है, बड़ी खिड़की है, जिसे कहते हैं लाखोटा, लाखोटा की बारी। क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी। तो यहां पर एक बड़ी खिड़की बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक है यहां पर कालका माता का मंदिर बना हुआ है, जहां प्राचीन काल में एक सूर्य मंदिर था। प्राचीन काल में तो एक सूर्य मंदिर था, लेकिन वर्तमान में यहां कौन सी माता का है? कालका माता का। यहां मीरा मंदिर बना हुआ है। यहां एक नीलकंठ महादेव जो है उसका मंदिर। एक यहां पर कुंभ शाम का एक मंदिर है, वो भी यहां पर बना हुआ है। तो मीरा का जो मंदिर है वो इस दुर्ग में बना हुआ है। कालका माता का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का है, कुंभ शाम जो मंदिर है वो भी यहां पर बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो ये भी अपन इसकी चर्चा की। तो यहाँ अकबर जो है उसने कत्लेआम करवाया था। चित्तौड़गढ़ यहाँ है, तो मतलब क्या हो गया? मालवा का प्रवेश द्वार, इधर मालवा पड़ता है। फिर दक्षिण का क्या है? प्रवेश द्वार है। 27 क्या यहाँ? देवरियां हैं, इसलिए क्या कहते हैं? 27 देवरी कहा गया है। और किस समाज से संबंधित है? और बड़ी खिड़की है, जिसे क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी। एक कालका माता का मंदिर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। किसका मंदिर है? किसका मंदिर है वैसे? सूर्य भगवान का। मीरा मंदिर है, नीलकंठ महादेव है, कुंभ शाम मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो कत्लेआम किसने करवाया? अकबर ने करवाया सबसे पहले। हालांकि बाद में जहांगीर ने भी कत्लेआम का आदेश दिया था, लेकिन सबसे पहले जो करवाया था वो किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। ये बात है।